अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अहम मीटिंग की है। सरकार की प्राथमिकता वहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना है। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार हालात का अपडेट ले रहे हैं। वहीं आज काबुल से भारतीयों को लेकर एक एयरफोर्स की फ्लाइट भारत आई। इसमें भारत के राजदूत और कई स्टाफ भी आए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की मदद के लिए एक अफगानिस्तान सेल भी बनाया है। लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहयोगी न्यूज चैनल न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय को वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उसे बखूबी पूरा करेगी। में आप केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, अफगानिस्तान में भारत के भी लोग हैं, क्या तैयारी है सरकार की, किस तरह से उनको लाने का? हमने पिछले शुक्रवार से ही विमानों को भेजा था। वहाँ से हमारे नागरिकों को और बाकी लोगों को भी वापस घर सुरक्षित लाने के लिए रविवार तक हमारी विमानें वहाँ चल रही थी। सोमवार यानी कल अफगानिस्तान एयर स्पेस नोटैम के आधार पर, नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, नोटैम के आधार पर बंद किया गया। उस वातावरण में कोई भी विदेशी हवाई जहाज उस समय में अफगानिस्तान में आ नहीं पाया। तब सरकार ने ये निर्णय भी लिया कि एयरफोर्स वायुसेना के द्वारा भी हम लोग प्रयत्न वहाँ करेंगे। हमारा दायित्व है कि हमारे नागरिकों को वापस सुरक्षित हम लोग घर लाएं और उस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह से निभाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जाहिर तौर पे जब भी रिज्यूम होगी फ्लाइट तो एयर इंडिया भी रिज्यूम करेगा जब ऐसे हालात बनेंगे। हाँ, जरूर। अफगानिस्तान का संकट हमारे आपके ब्रेकफास्ट को भी प्रभावित कर रहा है। बड़ा असर ड्राई फ्रूट्स के मार्केट पर देखा जा रहा है। बादाम, अखरोट और अंजीर की कीमत 25% तक बढ़ गई है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली का जायजा लिया। कि जो हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में, जो कीमतें हैं बादाम की, किशमिश की, अखरोट की, क्या पिछले कुछ दिनों में असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इस टाइम पे एक तो सेल बिल्कुल जीरो हो गई, मार्केट एकदम डाउन आ गई क्योंकि रेट इनके इंक्रीज हो गए 200 से 300 रुपये पर किलो। हर आइटम का रेट बढ़ा हुआ है। जैसे कि अब बादाम की बात करें तो बादाम 600 650 रेंज वाले आज 1000 रुपये से ऊपर के किलो बिक रहे हैं। जस्ट बिकॉज के वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए, आधे से ज़्यादा लोगों ने तो अपने खेत ही छोड़ के भागे। वहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में रवान दे रखे थे वो बंदे फ़ोन ही नहीं उठा रहे क्योंकि वो खुद भागे पड़े हैं। सर ये बताइए कितना असर पड़ा है पिछले 10 दिन में? 20-25% का असर पड़ा है जी। जो बादाम 680 रुपये थोक में था वो थोक में 1000 रुपये किलो हो गया। ऐसे ही कैलिफोर्निया का बादाम भी शॉर्ट हुआ है, उसका भी मोनोपोली है, इनकी इम्पोर्टरों की भी मोनोपोली है, अपना सिंडिकेट है, माल स्टॉक कर लेते हैं, माल अपने हिसाब से बेचते हैं, प्रॉफिट करके बेचते हैं। फेस्टिवल अगर आते हैं और अगर शॉर्टेज बनी रहती है तो क्या होगा? क्या कंज्यूमर पे, एंड कंज्यूमर पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, सारा जो पड़ेगा बर्डन वो एंड कंज्यूमर पे ही पड़ेगा। तो जब चीज़ें होलसेल में ही महंगी हो जाएंगी तो फिर रिटेल के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है। दे विल पास ऑन जो भी इंक्रीज़ होगा प्राइस का। तो ऑब्वियसली अभी सप्लाई कम है बट डिमांड भी इस टाइम पे ज़्यादा नहीं है, डिस्पाइट दैट प्राइसेस आर वेरी हाई। तो ये तो रही रिटेल की बात, लेकिन होलसेल मार्केट सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। होलसेल में क्या स्थिति है ये जानते हैं। सर बताइए कि आप भी सोर्स करते हैं अपना सारा अफगानिस्तान से, इस वक्त क्या स्थिति है? वहाँ पे माल नहीं आ रहा है या रास्ते बंद हैं? आपके जो वहाँ पे सप्लायर्स हैं क्या कह रहे हैं आपको? अगर स्थिति अफगानिस्तान की और इंडिया की आपस बीच में बहुत अच्छा हो गया तो ये जो पहले हमारे तो यहाँ पे माल पे आता था ना, उसमें सिर्फ जीएसटी और कुछ नहीं लगता था। अब वहाँ पे अगर ड्यूटी लगाना शुरू होगी यहाँ पे तो मुश्किल हमारे लिए तो और हो जाएगी। यहाँ पे इंडियन के लिए हर किलो माल के ऊपर 300-400 रुपये तेजी आ जाएगी। अभी स्थिति काफी खराब है। यहाँ पे जो होलसेलर्स हैं उनका ये कहना है वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। अगले कुछ दिन कैसे रहते हैं उस पर यह निर्भर करेगा कि जो ड्राई फ्रूट है उसकी कीमत कितनी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। रोहन सिंह, दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पेगासस पर कोई जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए आज कोर्ट में क्या हुआ और अगली सुनवाई कब है? देखिए, सोमवार को जब पेगासस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के एफिडेविट से संतुष्ट नहीं था। उसने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आप इसको लेकर के एडिशनल एफिडेविट जो है फाइल करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को एक दिन का वक्त जो दिया था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने कोई भी नया एफिडेविट फाइल करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार का कहना था कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार जो है मॉनिटरिंग करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो करती है। अगर सरकार किसी भी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को स्वीकार करती है तो आतंकवादी अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है बदल सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो किसी भी कमेटी के सामने बयान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम सरकार को आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले को पर बयान देने के लिए बाध्य जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर भी इस मामले पर पूरा विचार करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जो है वो जारी किया है और उस पूरे मामले की सुनवाई जो है 10 दिन के बाद होगी। शुक्रिया असीम। और अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नंबर्स की बात करते हैं। एक दिन में बड़ी राहत अभी दिखाई दे रही है। नए केस कल घटकर 32,000 के करीब आए थे और अब जो कल का अपडेट है वो 25,000 नए केस है। बाकी डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं आज के नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं? नंबर्स को देखें तो लगातार दूसरा दिन है जब हम गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। नए मरीजों की संख्या में 25,000 के करीब नए मरीज देश भर में मिले हैं। वहीं अगर जान गंवाने वाले व्यक्तियों की बात की जाए तो 400 से ज्यादा मरीजों की जान बीते एक दिन में कोरोना की वजह से गई है। इसके बीच एक बड़ी राहत ये है कि करीब 35,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बीते एक दिन में ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। इसलिए जो ओवरऑल रिकवरी रेट है इसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। 97.40% के पार ये पहुंच गया है। लेकिन केरल को लेकर चिंता लगातार बरकरार है। कल करीब 2 से ढाई घंटे तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केरल के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है। वहां पे टीकाकरण कैसे तेज किया जाए और कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम जरूरी उठाए जाए, इस पर बातचीत की गई। और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक की। मैं आपको बता दूं, केरल और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम जैसे नाम शामिल हैं, इनको अगर देखा जाए तो 70% जो केसेस हैं वो इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। तो सरकार का फोकस अब इन्हीं राज्यों की तरफ है। अगर यहां पर काबू पाया जाता है तो ओवरऑल स्थिति में और भी ज्यादा सुधार देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं वैक्सीन की बात और शुरू करते हैं अपना खास सेगमेंट संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और एक दिन में अब तक का रिकॉर्ड 88 लाख वैक्सीन डोज लगाया गया कल। लेकिन क्या ये रफ्तार कायम रहेगी? दीपाली, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड एक बार फिर से 88 लाख, क्या ये रफ्तार कायम रहने वाली है? वैक्सीन की पूरी कहानी। जो बिल्कुल, अगर बीते एक दिन की बात करें तो रिकॉर्ड 88 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है। ओवरऑल अगर वैक्सीनेशन के नंबर को देखा जाए तो अब ये 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ताजा जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब तक 40% वयस्क ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक डोज ले ली है और वहीं 13% वयस्क ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोनों खुराकें 13% वयस्कों ने ले ली है। तो अब हम देख सकते हैं कि शुरुआत में जो हो हल्ला था वैक्सीन की किल्लत को लेकर कई राज्यों में, अब वो थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि हमने देखा बीते एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया है। तो ये था वैक्सीन का अपडेट। दीपाली, आप हमारे साथ बने रहे। बाद में आपके पास हम एक और बिग एक्सक्लूसिव खबर के लिए आते हैं। लेकिन इस बीच खंडवा में पर्यावरण के पहरेदारों ने ऐसी जुगत लगाई है कि कोरोना के खिलाफ जीत भी सुनिश्चित हो रही है और पर्यावरण को बचाने की पहल भी रफ्तार पकड़ चुकी है। इसे ही तो कहते हैं एक पंथ और दो काज। कोरोना को करारी हार भी मिले और हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत भी हो जाएं।
इन दोनों अनिवार्य सबक को कैसे एक साथ पूरा किया जा सकता है, अगर ये समझना हो तो आप मध्य प्रदेश के खंडवा आ जाइए। यहाँ खंडवा जिला प्रशासन ने मानव सभ्यता को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर एकाकार कर दिया है। यहाँ लोग टीका भी ले रहे हैं और टीका केंद्र से निकलकर भविष्य के लिए एक पौधा भी लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर सारा रजिस्ट्रेशन है, सारा डिस्टेंस मेंटेनिंग है, देन अंदर भी पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ अच्छा अनुभव रहा। दरअसल खंडवा जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके तहत टीका लगाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से एक पौधा मुफ्त दिया जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण की पहल भी रफ्तार पकड़ सके। जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के और अन्य गतिविधियां भी जो हो रही हैं, उनमें लोगों से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बहरहाल खंडवा जिला कलेक्टर की इस नायाब पहल से लोग बेहद उत्साहित हैं। वहीं जिले में दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत भी वृक्षारोपण की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इंसानी वजूद को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक साथ जमीन पर उतारने की ये कोशिश एक बेहतर कल की उम्मीद पैदा करती है। खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक हैं? क्या वैक्सीन आपके डीएनए को बदलता है? क्या वैक्सीन से आपको कोरोना हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो अब आप एक ही जगह पर सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फोन पर। संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूकता कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की है। आपको अब व्हाट्सएप नंबर 7977773753 पर एक संदेश भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। सूचना लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर जरूर याद रखें, 7977773753। और महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से मिली छूट के बावजूद मॉल्स अभी बंद रहेंगे। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर ये बात कही है। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने मॉल खोलने के लिए जो शर्त रखी है उसे पूरा कर पाना अभी मुश्किल है। दरअसल सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों को दोनों टीके, दोनों डोज लगे हुए होने चाहिए और दूसरे टीके को कम से कम 14 दिन हो चुका हो, ये भी शर्त में शामिल है। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसा करने के लिए अभी कम से कम 30 से 40 दिन का वक्त और लगेगा और तब तक मॉल बंद रहेंगे। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। आज पहली बार निफ्टी 16,600 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स भी 210 अंकों की बढ़त के साथ 55,800 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में 230 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। आज के सेशन में आईटी और एफएमसीजी शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जबकि मेटल, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों पर दबाव रहा। और बाजार का पूरा हाल लेते हैं, हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा हमसे जुड़ गए हैं। सुमित, बताएं आज की हाइलाइट्स सबसे पहले। देखिए, लगातार ये चौथा दिन है जबकि भारतीय बाजारों के अंदर रिकॉर्ड क्लोजिंग बनते हुए दिखाई पड़ी। पहला हाफ में बाजार ने तेजी दिखाई, बिकवाली आई, 16,500 के आसपास बाजार पहुंचा और वहां से एक स्ट्रांग पुल बैक मार्केट ने दिखाया, 16,600 को पार किया और उसके ऊपर पहली बार क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। आज निफ्टी, आईटी और फार्मा, ये 2 ऐसे स्पेस थे जहां पर जोरदार तेजी थी। कुछ हद तक सेलेक्टिव एफएमसीजी स्पेस में भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जोरदार तेजी टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में, जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल स्पेस में प्रॉफिट टेकिंग थी। सेलेक्टिव ऑटो में लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मार्केट के लिए आज फिर मिड कैप, स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। पहले तेजी के बाद ऊपरी स्तर से बिकवाली, थोड़ा पुल बैक जरूर आया, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा मूव नहीं था। निफ्टी बैंक आज फिर लाल निशान के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि 400 अंकों की गिरावट के सामने 200 अंकों की गिरावट के साथ आज वो क्लोजिंग देते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर, अभी भी तेजी का जो रुख है वो बना हुआ है फ्रंट लाइन इंडेक्स में, और मिड कैप, स्मॉल कैप जो है वो आज भी
फ्लैटिश नोट पे बंद होते हुए दिखाई पड़े। और सुमित, किन शेयरों और सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, अगर टॉप गेनर्स के लिस्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो सबसे पहला नाम तो आपको दिखाई पड़ेगा टाटा कंज्यूमर का, जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी निफ्टी में। उसके अलावा विप्रो, टेक महिंद्रा और नेस्ले, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी तो मेजरली एफएमसीजी और आईटी के ये दो दिग्गज कंपनीज जो है वो वहां पर खरीदारी दिखा रही थी। बिकवाली में आपको जो सबसे पहला नाम मिड कैप गेनर्स के तौर पर दिखाई पड़ेगा, उसमें आज एसआरएफ का नाम था, जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में भी आज माइंडट्री ऐसे शेयरों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। कमिंस, मैक्स फाइनेंशियल, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि निफ्टी लूजर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील या मेटल जैसे स्टॉक थे, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में मेटल के कुछ नाम थे जहां पर प्रेशर था, मिसाल के तौर पे सेल में दबाव था, नाल्को में दबाव था, हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयरों में आज प्रेशर देखने को मिला। वोडाफोन, केनरा बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल जो नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और एक शानदार तेजी आज फिर यहां देखने को मिली। एल&टी टेक, माइंडट्री, पेट्रोनेट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर्स के तौर पे मेटल स्पेस के दोनों दिग्गज, चाहे आप वेदांता को देख लीजिए 10% नीचे, नाल्को 3% नीचे, जेएसपीएल 4% नीचे और सेल भी करीब 3.5% टूटकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी का आज बोलबाला रहा तो आप माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, एम्फेसिस, विप्रो, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, सब में एक शानदार मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो मार्केट्स में मूड माहौल बेहतर और मूड माहौल में आईटी आज एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। और बढ़ते हैं आगे और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्राइवेट ट्रेन को बढ़ाने पर क्या है सरकार का नया प्लान। बिग एक्सक्लूसिव ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। बात रेलवे की। रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए खोले गए मौजूदा टेंडर्स को खत्म कर रेलवे जल्द नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। दीपाली नंदा हमसे जुड़ी हुई है। दीपाली, बताइए क्या डिटेल्स है रेलवे के प्लान्स? देखिए, हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए अभी जो मौजूदा टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है उसे रद्द किया जाएगा और नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि रेलवे की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। लेकिन जब नीलामी के लिए पूरा प्रोसेस शुरू किया गया तो सिर्फ 2 ही कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, जिसमें IRCTC और मेधा इंजीनियरिंग शामिल हैं। तो काफी ठंडा रिस्पांस मिला है इस पूरे प्रोजेक्ट को। इसी के चलते रेलवे ने अब ये फैसला लिया है कि ये जो पूरी पॉलिसी है प्राइवेट ट्रेन चलाने की, इसकी प्रक्रिया को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाएगा। जो टर्म्स और कंडीशन है वो निजी कंपनियों के सहूलियत के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। तो अब सूत्र हमें ये बता रहे हैं मुख्य तौर पर जो हॉलेज चार्जेस हैं, रिवेन्यू शेयरिंग है, रोलिंग स्टॉक की खरीद है और किराया तय करना या फिर किराए में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जो शर्तें हैं उनमें थोड़ी ढील जरूर दी जाएगी। इस सब का मकसद यही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जो निजी निवेश है, निजी कंपनियां हैं, वो आगे आए, रेलवे के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाएं। और सूत्र हमें बता रहे हैं अगले 10 से 15 दिनों में जो नए टेंडर की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली तमाम खबरें हमें बताने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। निर्यात को प्रोत्साहन के लिए सरकार एक्सपोर्टर्स को टैक्स, ड्यूटी, अन्य खर्चों पर रिफंड देने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम की दरों को नोटिफाई कर दिया है। पूरी खबर समझते आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं खबर की डिटेल। बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्टरों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। 8 महीने से वो इंतजार कर रहे थे कि कब रोड टेप स्कीम के रिफंड रेट को नोटिफाई किया जाएगा। सरकार ने इस रिफंड रेट को नोटिफाई कर दिया है और उसके मुताबिक आधी फीसदी से लेकर मैक्सिमम
4.3% तक रिफंड के रेट जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि जो पुरानी MEIS स्कीम थी उससे कहीं ज्यादा इसका दायरा व्यापक है, क्योंकि इसमें कुल 8,555 एक्सपोर्ट लाइन को शामिल किया गया है, जबकि पुरानी स्कीम में करीब 7,500 ही एक्सपोर्ट आइटम थे। और इससे जो नई स्कीम है रोडटेप, इसमें करीब जो एक्सपोर्ट का 70% जो एक्सपोर्ट देश से होता है वो कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्कीम काफी बड़ी है, लेकिन जो इसका बजट सरकार ने इस साल रखा है वो जो ROCTL स्कीम और इस रोडटेप स्कीम को दोनों को मिलाकर जो वित्त मंत्रालय से जो फंड एलोकेट हुआ है वो 19,400 करोड़ इस साल के लिए है। इसमें जो 1 जनवरी 2021 से इस स्कीम को जो उसका आउटस्टैंडिंग है एक्सपोर्टरों का वो भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसको अगले साल तक इसके लिए 3 साल तक फिलहाल इस स्कीम को नोटिफाई किया गया है। तो कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि ये स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए काफी बड़ी राहत हुई, क्योंकि ये स्कीम WTO कंप्लाइंट है और एक्सपोर्टर्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टील सेक्टर, केमिकल और फार्मा सेक्टर को हटा दिया गया है, यानी इसको बाहर रखा गया है। इन सेक्टर को इस स्कीम से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि चूंकि ये सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लिहाजा इनको इस तरह की कोई इंसेंटिव या राहत देने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हालांकि 6 महीने और 3 महीने के अंदर इसका रिव्यू भी किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो कुछ नए सेक्टर्स को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार का कहना है कि ये जो स्कीम है ये काफी एक्सपोर्टरों को ध्यान में रखकर बढ़ाई गई है, और उसको पूरी उम्मीद है कि सरकार का जो टारगेट है $400 बिलियन का जो टारगेट रखा गया एक्सपोर्ट का, उसको कहीं ना कहीं अचीव करने में स्कीम काफी मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, और इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।